अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई कहानी जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, आज भी मतलब बिल्कुल आज की लग सकती है? इतनी कि उसे पढ़कर लगे कि अरे ये तो मेरे आसपास ही हो रहा है। ये सवाल ही मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसा ही उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। 1968 में लिखा गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। हाँ, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है रंगनाथ, एक नौजवान, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ, इतिहास पढ़ा है, आदर्शों से भरा हुआ है। बिल्कुल किताबी। हाँ, किताबी। तो शहर की भागदौड़ और नौकरी की तलाश से वो थोड़ा थक जाता है और कुछ दिन के लिए अपने मामा के गांव शिवपालगंज पहुंचता है। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शिवपालगंज नाम का ये छोटा सा गांव असल में पूरे भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का एक मॉडल बन जाता है। और रंगनाथ जो एक बाहरी दर्शक की तरह है, वो हमारी आंखें बन जाता है। नाम पहुंचते ही उसका सामना होता है अपने मामा वैद्य जी से। नाम के वैद्य हैं। हाँ, नाम के वैद्य हैं, पर गांव वाले उन्हें वकील साहब कहते हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है। इस गांव का पहला नियम यही है, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सही बात है। वैद्य जी मतलब गांव की सत्ता की धुरी हैं। कोऑपरेटिव यूनियन हो, कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी हो, पंचायत, थाना, कचहरी, हाँ, हर जगह उनका ही सिक्का चलता है। और रंगनाथ को जो पहला झटका लगता है वो यहीं पर। उसे लगता था कि गांव मतलब सादगी, ईमानदारी, लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ भी सही तरीके से नहीं होता। सब कुछ एक तरीके से होता है। बिल्कुल। नियम कानून एक तरफ और वैद्य जी का तरीका दूसरी तरफ, और जीत हमेशा तरीके की ही होती है। यहीं से व्यंग्य की शुरुआत होती है। और ये कोई ऐसा वैसा व्यंग्य नहीं है, ये हंसाते हंसाते अंदर तक चुभ जाता है। तो चलिए इस दुनिया के बाकी किरदारों से भी मिलते हैं। वैद्य जी तो इस शतरंज के बादशाह हो गए, तो फिर उनके प्यादे और वजीर कौन कौन है? इस खेल में खिलाड़ी भी बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो वैद्य जी के 2 बेटे। बड़ा बेटा बद्री पहलवान, ताकत है पर अक्ल उतनी नहीं। वो वैद्य जी की आप कह सकती हैं मसल पावर है। अच्छा। और दूसरा बेटा है रुप्पन बाबू। वो कॉलेज में पढ़ता है, छात्र नेता है और वैद्य जी की अगली पीढ़ी है जो इसी सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक किरदार है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, लंगड़। हाँ, लंगड़। वो अपाहिज है और गांव वाले मानते हैं कि वो वैद्य जी का नाजायज बेटा है, लेकिन वो इस बात का पूरा फायदा उठाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो सिस्टम की हर खामी को जानता है और उसका इस्तेमाल करता है। वो एक तरह से वैद्य जी का डार्क साइड है। अच्छा। लंगड़ वो किरदार है जो दिखाता है कि इस सिस्टम में सबसे कमजोर दिखने वाला आदमी भी कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसे सिस्टम के सारे छेद पता हो। और एक और है सनीचर। हाँ, सनीचर, जिसका असली नाम तो मंगल है, लेकिन वो हमेशा भांग के नशे में रहता है, तो लोग उसे सनीचर बुलाते हैं। वो वैद्य जी का गुलाम है और उस आम आदमी का प्रतीक है जिसे नशे में और गुलामी में रखकर ये व्यवस्था चलती रहती है। और वैद्य जी के एक प्रतिद्वंद्वी भी तो है ना? हाँ, बेला के ठाकुर। दोनों में जबरदस्त दुश्मनी दिखती है। कम से कम गांव वालों को तो यही लगता है। हाँ, बिल्कुल दिखावे की दुश्मनी। ये इस व्यवस्था का सबसे शानदार नाटक है। दिन में एक दूसरे को गालियां देते हैं, अदालत में केस लड़ते हैं, और रात में जब गांव के संसाधनों को लूटने की बात आती है तो दोनों एक ही थाली में खाते हैं। मतलब ये विपक्ष का एक भ्रम है। हाँ, ताकि गांव वालों को लगे कि उनके पास एक विकल्प है, जबकि असल में दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये तो पूरा लोकतंत्र का एक नाटक चल रहा है गांव में। और इस नाटक का सबसे बड़ा मंच शायद वो कॉलेज है जहाँ रुप्पन बाबू पढ़ते हैं। अरे वहां के छात्र संघ चुनाव का किस्सा तो मतलब वो शिवपालगंज की आत्मा को पकड़ता है। बताइए उसके बारे में। तो छात्र संघ का चुनाव होता है, एक तरफ रुप्पन बाबू, दूसरी तरफ दूसरा उम्मीदवार, और चुनाव के दिन पता चलता है कि वोट डालने वाली मतपेटी ही चोरी हो गई है। क्या बात है, मतलब वोटिंग ही नहीं हुई? तो फिर जीता कौन? जीता रुप्पन बाबू ही। वो कैसे? जब रंगनाथ पूछता है कि भाई बिना वोटिंग के कोई कैसे जीत सकता है, तो जवाब मिलता है अगर मतपेटी चोरी ना होती तब भी जीतते तो हम ही। तो नतीजा तो वही रहा ना। वाह। और इस पर कोई सवाल उठाए तो तर्क ये है कि अगर हम ऐसा ना करते तो दूसरा पक्ष कर देता। ये तो जबरदस्त तर्क है। मतलब नैतिकता का तो कोई सवाल ही नहीं है। सही गलत का फैसला इस बात से नहीं होता कि नियम क्या है, बल्कि इस बात से होता है कि सत्ता किसके हाथ में है। जीत ही सत्य है, तरीका चाहे जो भी हो। बिल्कुल।
और ये मानसिकता सिर्फ उस कॉलेज चुनाव तक नहीं है, ये पूरे गांव में बल्कि शायद पूरे देश की व्यवस्था में फैली हुई है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और घटना है जो इस बात को और साफ करती है। गांव में गिरा हुआ वो बिजली का खंभा। हाँ, वो खंभा जो सालों से एक ही जगह पड़ा है और उसे लगाने की कोशिश चल रही है। वो कोशिश शब्द ही सब कुछ है। रंगनाथ जब वैद्य जी से पूछता है कि ये खंभा लगेगा कब, तो वो मुस्कुराकर कहते हैं कोशिश जारी है। और उस कोशिश का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस खंबे को लगाने के नाम पर सालों से पैसा आ रहा है और वो पैसा नीचे लाइनमैन से लेकर ऊपर मंत्री तक सब में बट रहा है। तो खंबे का खड़ा होना जरूरी नहीं है, खंबे के नाम पर कोशिश का चलते रहना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक कोशिश चलेगी तब तक पैसा आता रहेगा। खंबा लग गया तो ये सिलसिला ही बंद हो जाएगा। ये तो परफॉर्मेटिव डेवलपमेंट है, दिखावे का विकास। यही तो है, काम का होना जरूरी नहीं है, काम के होते रहने का एहसास होना जरूरी है। वो गिरा हुआ खंबा उस रुकी हुई तरक्की का स्मारक है जिसके नाम पर सिस्टम अपनी जेबें भर रहा है। ये तो आज भी दिखता है हमें अपने चारों तरफ। वो सड़क जो हर साल बनती है, वो योजना जो कागजों पर सालों से चल रही है। और जब भ्रष्टाचार इतना आम हो जाए तो वो भ्रष्टाचार नहीं रहता, वो एक सामाजिक गतिविधि बन जाता है। जैसे वो सीमेंट से भरे ट्रक वाली घटना। हाँ, वो तो इस उपन्यास के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। एक रात सरकारी सीमेंट से भरा ट्रक गांव के पास पलट जाता है। और फिर जो होता है वो देखने लायक है। पूरा गांव जाति, धर्म, दुश्मनी, दोस्ती सब कुछ भूलकर एक साथ मिलकर उस ट्रक को लूटने में लग जाता है। हाँ, कोई फावड़ा ला रहा है, कोई बोरी, कोई गधा गाड़ी। एक उत्सव का माहौल है। मतलब चोरी एक सामुदायिक उत्सव बन गया, जैसे कोई मेला लगा हो। बिल्कुल। और सुबह जब पुलिस पहुंचती है तो वैद्य जी बड़ी शांति से दरोगा को उसका हिस्सा देते हैं और मामला रफा दफा। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब पूरा समाज ही चोरी में शामिल हो तो फिर चोर कौन है? सही बात है। और जो उस लूट में शामिल नहीं है, जैसे रंगनाथ, उसे या तो बेवकूफ समझा जाता है या कमजोर। यहाँ नैतिकता की परिभाषा ही बदल दी गई है। जो व्यवस्था के साथ है वो समझदार है, जो खिलाफ है वो मूर्ख है। तो इस पूरे माहौल में हमारा आदर्शवादी नायक रंगनाथ वो क्या कर रहा है? क्या वो बस एक मूक दर्शक बना हुआ है? नहीं, वो सिर्फ दर्शक नहीं रह पाता। उसके अंदर का जो आदर्शवाद है वो उसे कचोटता है। वो कुछ करने की कोशिश करता है। अच्छा। उसे कॉलेज में दो लोग मिलते हैं जो थोड़े अलग हैं। एक लेक्चरर है संजीव और एक मास्टर है रामस्वरूप। रामस्वरूप जी थोड़े गांधीवादी विचारों के हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं। तो क्या ये तीनों मिलकर कुछ बदलाव ला पाते हैं? मतलब कोई छोटा मोटा विद्रोह? कोशिश तो करते हैं, गांव की समस्याओं पर मीटिंग करते हैं, आवाज उठाने की सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो ऐसी व्यवस्था में हमेशा होता है। क्या होता है? जिस दिन ये लोग ईमानदारी से कुछ करने की कोशिश करते हैं, पूरा सिस्टम इनके खिलाफ एकजुट हो जाता है। वैद्य जी, बेला के ठाकुर, पुलिस, प्रशासन जो आपस में लड़ते दिखते हैं, हाँ। वो किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ एक हो जाते हैं। मतलब सिस्टम अपनी रक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। वो किसी भी बाहरी तत्व को, खासकर ईमानदारी जैसे खतरनाक विचार को, अंदर घुसने ही नहीं देता। और रंगनाथ को ये भी समझ आता है कि इस गांव में व्यक्तिगत भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। उसका प्रधान जी की बेटी सुषमा के साथ एक छोटा सा मासूम सा प्रेम प्रसंग शुरू होता है, लेकिन उससे भी सत्ता के समीकरणों के तहत कुचल दिया जाता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ प्यार भी एक राजनीतिक सौदा है। यहीं पर आकर उसका मोहभंग अपने चरम पर पहुंचता होगा। बिल्कुल। और ये मोहभंग तब पूरा होता है जब वो व्यवस्था के सबसे बड़े और सबसे बेशरम नाटक को अपनी आंखों से देखता है। और वो क्या था? फर्जी आयुर्वेदिक कॉलेज का उद्घाटन। अच्छा, वो कॉलेज जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है। हाँ, सरकारी अनुदान हड़पने के लिए वैद्य जी एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलते हैं। इस कॉलेज में न कोई प्रोफेसर है, न छात्र, न दवाइयाँ, न मरीज, बस एक बिल्डिंग पर बोर्ड लगा है। और उसका उद्घाटन करने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। ये तो हद ही है। मतलब एक ऐसे कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है जो है ही नहीं, और मंत्री जी को एक पता नहीं है। यही तो इस व्यवस्था का असली खेल है। सबको सब कुछ पता है। सबको। मंत्री जी को पता है कि कॉलेज फर्जी है, वैद्य जी को पता है, गांव वालों को पता है, लेकिन सब इस नाटक में खुशी खुशी हिस्सा ले रहे हैं।
मंत्री जी का भाषण होता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, तस्वीरें खिंचती हैं। और अखबारों में छपता है कि शिवपालगंज में विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल। ये एक ऐसा झूठ है जिसमें सब शामिल है और सब जानते भी हैं। ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौता, बिल्कुल सही शब्द है। मंत्री को दिखाने के लिए काम मिल गया, वैद्य जी को सरकारी पैसा मिल गया और गांव वालों को विकास का एहसास। असल में किसी को असली कॉलेज चाहिए ही नहीं था। सबको बस उस नाटक में अपना अपना किरदार निभाने का मौका चाहिए था। और यही रंगनाथ पूरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो जिस भ्रष्टाचार को एक बीमारी समझकर मिटाना चाहता था, वो असल में समाज का आधार है। उसका जश्न मनाया जाता है। तो इस अनुभव के बाद तो जाहिर है रंगनाथ के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची होगी। अंत में क्या होता है? कुछ महीने शिवपालगंज में बिताने के बाद रंगनाथ शहर वापस जाने का फैसला करता है। वो समझ जाता है कि वो इस खेल को न तो बदल सकता है और न ही इसका हिस्सा बन सकता है। उसके लिए वहां कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। वैद्य जी उसे स्टेशन छोड़ने आते हैं और उसे आखिरी सीख देते हैं, जो शायद पूरे उपन्यास का निचोड़ है। क्या कहते हैं वो? मुझे लगता है वो कोई बहुत गहरी और शायद कड़वी बात होगी। वो कहते हैं, बेटा पढ़े लिखे हो, ये सब देखकर भी कुछ नहीं समझे। यहाँ जो चल रहा है वही सही है, जो नहीं चल रहा वो गलत है। उफ। जाओ शहर में नौकरी करो, लेकिन याद रखो वहां भी यही सब है, बस चमक दमक ज्यादा है, तरीके थोड़े अलग हैं। वाह, मतलब एक लाइन में पूरे आदर्शवाद को खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि तुम जिससे गलत समझ रहे हो वही दुनिया की हकीकत है। शिवपालगंज कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यही नियम है। और यही बात रंगनाथ को अंदर तक हिला देती है। कहानी का अंत तो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। रंगनाथ ट्रेन में बैठता है। ट्रेन धीरे धीरे शिवपालगंज स्टेशन से आगे बढ़ती है और जैसे जैसे गांव पीछे छूटता है, रंगनाथ को महसूस होता है कि शिवपालगंज पीछे नहीं छूट रहा, बल्कि पूरा का पूरा गांव उसके साथ ट्रेन में चढ़ाया है। हाँ, वैद्य जी, रुपन, लंगड़, सनीचर, वो गिरा हुआ खंबा, वो फर्जी कॉलेज, सब कुछ उसके जहन में उसके साथ सफर कर रहा है। इसका मतलब वो शिवपालगंज से शारीरिक रूप से तो निकल गया, लेकिन शिवपालगंज उसके अंदर से कभी नहीं निकल पाएगा। कहानी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। वो राग दरबारी बचता रहता है। बिल्कुल। लेखक श्रीलाल शुक्ल हमें यही बताना चाहते हैं कि शिवपालगंज कोई एक गांव या एक जगह नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक व्यवस्था है, एक सोचने का तरीका है, जो हमारे समाज की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। आप जगह बदल सकते हैं, गांव से शहर जा सकते हैं, लेकिन इस मानसिकता से पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। और शायद यही वजह है कि 1968 में लिखी गई ये किताब आज 2025 में भी इतनी प्रासंगिक लगती है। किरदार बदल गए होंगे, तरीके थोड़े आधुनिक हो गए होंगे, लेकिन खेल का नियम आज भी वही है। और ये हमें एक बहुत ही असहज करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। तो क्या? अगर शिवपालगंज एक गांव नहीं, एक मानसिकता है, तो क्या हम सब अपने अपने शिवपालगंज में नहीं जी रहे हैं? हो सकता है हमारे आसपास वैद्य जी या लंगर जैसे किरदार ना हो, लेकिन क्या हम रोज उस तरीके से नहीं टकराते जहां नियम पीछे रह जाते हैं और जुगाड़ या सत्ता आगे निकल जाती है? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सब उसी ट्रेन में सवार हैं जिसमें रंगनाथ के साथ उसका पूरा गांव भी चढ़ाया था?